तो हम लोग एसएचएम का 13th लेक्चर अब जा रहे हैं और 13th लेक्चर के 12th लेक्चर के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि ये अर्थ है और बीच में एक टनल इसमें डक किए हैं और यहाँ पर एक पार्टिकल को वेलोसिटी दिए हैं g r√। वेलोसिटी यहाँ पर दिए हैं g r√। तो इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप इस पार्टिकल को यहाँ पर प्रोजेक्ट किए हैं, ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका मोशन एसएचएम होगा। ये बात तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके कि इस टनल के थ्रू या किसी भी एक आर्क के थ्रू टनल अगर हम लोग खोदते हैं और उसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो मोशन एसएचएम होता है। यहाँ पर भी मोशन इसका एसएचएम होगा, जिसका टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब ओमेगा हम लोगों को पता है। तो ओमेगा हम फिर से नहीं निकाल रहे हैं, वैसे तुमको मन है तो फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये बात आपको याद नहीं करना है, इस बात को आपको समझना है कि अगर इस टनल में कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसका ओमेगा कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकाले थे कि किसी इंस्टेंट पर जब उसका डिस्टेंस यहाँ से x है तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है वो निकालेंगे। तो इस पर फोर्स लगेगा सेंटर के तरफ m इंटू ये यहाँ पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दैट इज दिस इज g डैश। अब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है x डिस्टेंस पर, ये आपको समझाए थे लास्ट में। ये जो पूरा अर्थ है उसको दो पार्ट में लेट कर देते हैं, एक पार्ट ये जिसका रेडियस x है और दूसरा पार्ट ये। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश होगा ये केवल इतने मास के कारण होगा, इस मास के कारण। इसका मास कितना है स्मॉल m, ये आप निकाल लीजिए। टोटल मास अगर कैपिटल M है बाय 4/3 पाई कैपिटल R3, इसका रेडियस है 4/3 पाई x3। तो ये होगा कैपिटल M x³ बाई R3, ये हो गया इसका मास। तो यहाँ पर g डैश का वैल्यू कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। g डैश का वैल्यू इतने मास के कारण, तो ये हो जाएगा g डैश का वैल्यू, तो यहाँ पर g डैश का वैल्यू इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हो जाता है g कैपिटल M x बाई R2, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा सेंटर के तरफ, दिस फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, तो इसका होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और चूंकि हम लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन ही निकालना है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन इतने ही के बराबर होगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। तो आप कह सकते हैं ना कि ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और अपोजिटली डायरेक्टेड है। माइनस साइन तो डायरेक्शन के कारण होता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ऊपर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है। इसका मतलब ये साइन माइनस अंडरस्टूड है। ये जो टर्म है ये वाला टर्म होगा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज g कैपिटल M बाई R। तो ओमेगा का वैल्यूएशन g कैपिटल M बाई R स्क्वायर g होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग g करते हैं, स्मॉल g, इसका वैल्यू g कैपिटल M बाई R स्क्वायर होता है बाई R का। ये ओमेगा का कैलकुलेशन पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, उसके बाद टाइम पीरियड लिखेंगे। अभी क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल को जब आप यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, अगर इस पार्टिकल को यहाँ पर छोड़े, क्वेश्चन अगर ये रहता कि पार्टिकल को यहाँ पर छोड़े हैं तब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा कितने टाइम में, तो आप कहोगे सर तब तो ये टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ आधा हो जाएगा, जितना टाइम पर निकालेंगे उतना हाफ कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट किए हैं इस वेलोसिटी से, तो जब आप इसको प्रोजेक्ट किए हैं इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, ये मीन पोजीशन होगा, नेट फोर्स 0 है। फिर पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी g r√, होगा। उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ रुकेगा नहीं, ये फिर से यहाँ से नीचे आएगा और जब ये यहाँ से नीचे आएगा तब इसका मोशन एसएचएम नहीं होगा। जब तक इस टनल के अंदर है तभी तक इस पार्टिकल का मोशन एसएचएम है। टनल से जैसे ही बाहर निकल जाएगा तब मोशन एसएचएम नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चन इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक ही पूछा गया। अब सवाल उठता है कि सर टनल से बाहर एसएचएम क्यों नहीं होगा,
क्योंकि टनल से बाहर आप या तो यहाँ पर पार्टिकल रहे या पार्टिकल यहाँ पर रहे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा सेंटर के तरफ, ये फोर्स का वैल्यू x के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये जो फोर्स यहाँ पर लगता है वो 1/x² के प्रोपोर्शनल होगा, वो मोशन एसएचएम नहीं होगा। जब तक ये पार्टिकल इस टनल में है तभी तक मोशन एसएचएम होगा। तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसके एसएचएम का इक्वेशन है y = a sin ωt+5, ऐसा लेट कर लेते हैं। जहाँ पर ओमेगा कितना है तो आप कहोगे इतने के बराबर, और फाई क्या होता है, इनिशियल फेज, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया और किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड। इस क्वेश्चन में तीनों चीज आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर अगर g(r) से प्रोजेक्ट किया है तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है ये बताइए, या इनिशियल फेज क्या है ये बताइए। ये इक्वेशन है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। भाई आप x भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिए हैं तो चलो x ही लिख देते हैं। x है मीन पोजीशन से किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी होगा a ओमेगा cos ωt+5। अब तुमको जो इनिशियल कंडीशन दिया, क्योंकि t = 0 पर पार्टिकल यहाँ है, तो t = 0 अगर इसमें रखें पहले इक्वेशन में, t का वैल्यू 0 रखिए, x का वैल्यू है +r, अपर डायरेक्शन को प्लस लिए है, डाउनवर्ड को माइनस लिए, तो x का वैल्यू कितना है r, इसमें रखेंगे r x की जगह पर = a sin phi, t का वैल्यू 0 रखेंगे। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ये है तीसरा इक्वेशन। वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में का मतलब नेगेटिव है, तो वेलोसिटी है -gr² = a ओमेगा cos phi। t का वैल्यू 0 रखें, v का वैल्यू gr² का माइनस रखें। ये दूसरा इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, एक अननोन phi है और एक अननोन a है, तो इस दोनों को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। इससे इसको अगर डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2/1 राइट साइड में हो जाएगा tan phi, a से a कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में हो जाएगा -1/gr², और ये ओमेगा नीचे आया है तो ये इधर चला जाएगा ओमेगा। tan phi का वैल्यू हो गया gr² ओमेगा। यहाँ पर हो गया ये r यहाँ आ जाएगा r/this, और ओमेगा जो यहाँ आएगा वो यहाँ। इस ओमेगा का वैल्यू आप रख दीजिए gr², ये कैंसिल होकर तो हो गया -1। tan phi = -1, तो phi कितना होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो phi का वैल्यू हो जाएगा 90 + 45। इनिशियल फेज इसका होगा 90 + 45, और इनिशियल फेज का वैल्यू इसमें रख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, मतलब r = a sin 90 + 45। 90 + 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 90 + थीटा cos थीटा, a/√2, a का वैल्यू हो गया √2r। एम्पलीट्यूड इतना हो गया, इनिशियल फेज इतना हो गया। अब आप या तो इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको वर्टिकल सर्किल पहले सीख सिखाए हैं कि टाइम निकालने के लिए वर्टिकल सर्किल आप यूज करें तो जल्दी निकलता है। इसको मिटा दें, ये तो लिखा हुआ पहले से था। हम क्या कर रहे हैं कि आपको वर्टिकल सर्किल से समझा रहे हैं कि जब भी एसएचएम में कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसको हम लोग वर्टिकल सर्किल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पार्टिकल इस वर्टिकल सर्किल में ऑसिलेट कर रहा है। ये जो पार्टिकल है जिसका t = 0 पर पोजीशन ये है, मतलब सेंटर से इसका ये हाइट दिया हुआ है। मीन पोजीशन से हाइट कितना है r, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है। ये तो तुमको समझाए थे कि अगर पार्टिकल यहाँ पर है, इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ पर हो, और अगर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होता तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ पर होता। तो इसका मतलब सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ है। ये जो सर्किल वाला पार्टिकल है उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये तो आपको पता है।
ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। यहां से यहां तक जब ये पार्टिकल आएगा तो सर्किल वाला पार्टिकल यहां से यहां तक चला जाएगा, तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल। और हम लोगों को ये एंगल पता है क्योंकि इस पॉइंट पर इनिशियल फेज का वैल्यू निकाल चुके हैं 90 + 45। दिस इज 90 + 45। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। अब यहां से लेकर के यहां तक का टाइम अगर हम t1 मान लें तो ये जो एंगल 45 है ये ओमेगा t1 के बराबर, इसके आगे तो आप लोगों को आता ही है, ओमेगा t1 = π/4। तो t1 = π/4 ओमेगा। तुमको बताना था कि यहां से यहां तक का कितना टाइम होगा, तो रिक्वायर्ड टाइम t' is 2t1, दिस इज π/2 ओमेगा, π/2। ओमेगा का वैल्यू आप रख दीजिए, ओमेगा का वैल्यू आया था g/r², यहाँ हो जाएगा r/g, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे थे। एक पार्ट तो ये था यहाँ से gr² से प्रोजेक्ट किए हैं तब कितना टाइम लगेगा। दूसरा पूछे थे यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल को छोड़े हैं, देखो दूसरा डायग्राम, r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल को छोड़े हैं तब इस टनल को क्रॉस करने में कितना, टोटल टाइम नहीं पूछे थे। यहाँ से लेकर के भाई r डिस्टेंस ऊपर अगर छोड़े हैं तो इससे r डिस्टेंस नीचे तक आएगा, ओके, एनर्जी कंजर्व रहेगा। फिर r डिस्टेंस नीचे से ये ऑसिलेट ऐसे करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है वो SHM नहीं होगा, वो कोई दूसरा मोशन होगा, SHM नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन 1/x² के प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन उसमें भी यही था कि पार्टिकल को यहाँ से छोड़े हैं तो इस टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम है, उसका भी आंसर यही होगा, क्योंकि r डिस्टेंस पर अगर छोड़े हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी gr² होगा। अगर यहाँ से r डिस्टेंस पर छोड़े हैं तो वेलोसिटी कितना होगा, gr² ही होगा। यहाँ पर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख करके यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वहां से वेलोसिटी कितना होगा। इसके बाद एक और डायग्राम पूछे थे जिसमें कि पार्टिकल को यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है gr² से, तो ऑब्वियस सी बात है कि gr² से प्रोजेक्ट किए हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, फिर रिटर्न होकर के यहाँ आएगा तो gr² 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है, तो उसमें भी आंसर यही होगा। तो जो तीनों पार्ट इस क्वेश्चन का था उस तीनों का आंसर यही है, क्योंकि सब केस में जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है तो इनिशियली पोजीशन पर उसका वेलोसिटी gr² होती है। तो ये क्वेश्चन हो आपको समझ आ गया हो, नहीं समझ आएगा तो फिर बताना। तो हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इन लिक्विड। ये कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है जिसका डेंसिटी ρ2 है, और ये एक सिलिंड्रिकल बॉक्स है जिसका डेंसिटी ρ1 है, और ये इसमें फ्लोट कर रहा है, मतलब ρ1 लेस देन ρ2। अब इसको अगर स्लाइटली आप पुश कर दें तो ये ऑसिलेट करेगा, इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये निकालो। तो वैसे आप इसको अगर एक लाइन में सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, इसको आप स्लाइटली पुश करिए। सपोज करो इसको x डिस्टेंस से नीचे पुश किए, इधर भी x डिस्टेंस नीचे आ गया। इतना पार्ट जो है वो तो पहले भी लिक्विड में है, इतना पार्ट अब भी लिक्विड में है, एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा आया है, ये पार्ट आया है। और आपको क्या सिखाएं कि अगर SHM प्रूव करना है किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी को तो करना क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करिए, उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एक्स्ट्रा कितना फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, आपको क्या निकालना है, एक्स्ट्रा फोर्स। जैसे जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तो इसका जितना वेट था, इस पूरे का जितना वेट था, इसके बायंसी फोर्स को बैलेंस कर रहा है, वो तो पहले बैलेंस कर ही रहा था, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं। आप इसको डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेस करने से इतना एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर आया, क्या इसको हम नीचे डिस्प्लेस किया तो इसका वेट चेंज किया है, नहीं किया। केवल चेंज क्या किया है कि इस पर बायंसी फोर्स पहले इतने वॉल्यूम के कारण लग रहा था, अभी बायंसी फोर्स केवल इस वॉल्यूम के कारण लगेगा। द ओनली डिफरेंस इज दिस। तो इस वॉल्यूम पर के कारण कितना बायंसी फोर्स ऊपर लगा, वो एक्स्ट्रा फोर्स है।
तो इसका एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग निकालेंगे। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करो A है, तो वॉल्यूम होगा A इंटू एक्स, ये एक्स से डिस्प्लेस किया, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ρ2, ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू G, ये हो गया फोर्स, बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में ये लगा, ये एक्स्ट्रा फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू इस पूरे का मास इंटू पूरे का एक्सेलरेशन। इस पूरे का मास होगा A इंटू एच वॉल्यूम, इसका डेंसिटी ρ1 मास इंटू एक्सेलरेशन A। यही आपको प्रूव करना था कि एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल हो। भाई डायरेक्शन तो आपको पता है, डिस्प्लेस नीचे की है, एक्सेलरेशन ऊपर निकालना है, तो डायरेक्शन तो अंडरस्टूड है, प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये कैंसिल कर दीजिए, A का वैल्यू हो गया ρ2 बाय ρ1 और यहाँ G बाय h इंटू एक्स। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिटली डायरेक्टेड, तो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, टाइम पीरियड 2 पाई ρ1 बाय ρ2 h बाय लिख ले। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं कहो, इसको थ्योरी कहो, इस पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब। ये एक ट्यूब है, ये एंगल अल्फ़ा दिया है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल बीटा दिया है। हम लोग अलग अलग केस लेंगे जिसमें अल्फ़ा बीटा अलग अलग हो सकता है, और इसमें कोई लिक्विड है, और हम लोग जानते हैं कि किसी यू ट्यूब में लिक्विड का लेवल सेम होता है, एक ही लेवल पर होता है। ये लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, ये लेवल है लिक्विड का जिसका हाइट h दिया हुआ है। गिवन डेटा में केवल 3 ही है, h, अल्फ़ा एंड बीटा, और कुछ दिया हुआ नहीं है। आपको बताना है कि अगर इस लिक्विड को हम थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करें इधर, तो ये ऑसिलेट करेगा इसमें, तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये सवाल है। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब। तो हम क्या करते हैं कि इसको डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन में। सपोज करो x से डिस्प्लेस किए, दिस इज x। अगर इसको आप x से डिस्प्लेस किए हैं तो लिक्विड कॉलम अभी यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर भी ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा। लिक्विड कॉलम यहाँ तक चला आया, यहाँ तक लिक्विड कॉलम को हम मिटा दिए। अब लिक्विड कॉलम का लेवल जो है वो यहाँ तक आ गया, और जितना x इधर आया है उतना ही यहाँ से ऊपर x बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना आप x नीचे किए हैं, जितना वॉल्यूम यहाँ घटा है वो वॉल्यूम इस लेवल से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा वैसे ही, और ये जो लेंथ है ये लेंथ x के बराबर हो जाएगी। ये बात तो आप लोगों को समझ आता है, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, तो लिक्विड का लेवल यहाँ तक चला आया। अभी इस यू ट्यूब में इस लेवल के करस्पॉन्डिंग ये लेवल है, तो इतना एक्स्ट्रा लिक्विड है जिसके कारण वेट इस पर लग रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम लोग इतने पार्ट का वेट निकालेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो x होगा ऐसा नहीं है, इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। लेट दिस इज x1, लेट दिस इज x1। ये x1 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चूँकि अल्फ़ा बीटा आपको दिया हुआ है। कैसे करेंगे सो देखो, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ भी इसका हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल अल्फ़ा होगा, तो ये एंगल को अल्फ़ा होना चाहिए। उसी तरह से ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल को बीटा होना चाहिए। अब देखो ये x है, ये x कॉस अल्फ़ा, ये x साइन अल्फ़ा, और यहाँ से यहाँ तक x डैश है, ये x डैश कॉस बीटा, ये x डैश x1 है, x1 साइन बीटा। ये हाइट तो दोनों का सेम ही है, ये लेवल सेम है, तो यहाँ से इसका हाइट दोनों का सेम है। इसका मतलब x साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 साइन बीटा। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया x साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा। अब दूसरा चीज़ ये है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट का कितना वेट होगा, और इस पार्ट का वेट तो इसके सेंटर ऑफ मास पर लगेगा। इसका सेंटर ऑफ मास सपोज करो ये है, तो इसका वेट यहाँ ऐसे लगेगा। तो इस वाले पार्ट का वेट कितना है
हम लोगों को कैलकुलेट एसएचएम में हमेशा क्या करना होता है कि भाई जब आप डिस्प्लेस किए तो एक्स्ट्रा कितना फोर्स है जो कि रिस्टोर कर रहा है उसको, तो रिस्टोर तो इसके वेट के कारण ही होगा। इसका जो वेट है वो नीचे लगेगा, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालना होगा क्योंकि इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना। तो इसका वेट कितना हो गया भाई, तो इसका वेट हो जाएगा, ये लेंथ हो गया x1 प्लस एक्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए है, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो, ये हो गया मास इंटू जी, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो ये एंगल बीटा है, तो भाई ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल हो गया आपका ये वाला एंगल भी बीटा के बराबर हो जाएगा। ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा हो गया। 90 माइनस बीटा का मतलब mg का इधर कंपोनेंट mg cos 90 माइनस बीटा का मतलब साइन बीटा। तो इधर के तरफ फोर्स कितना हो जाएगा, x1 प्लस एक्स रो ए जी cos 90 माइनस बीटा साइन बीटा। दिस फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू इस पूरे का मास। तो इस पूरे का मास तो उतना ही है जितना शुरू में मास था। तो शुरू में ये कॉलम का लेंथ कितना है, सो देखो ये अगर h है, ये अल्फ़ा है, ये लेंथ L1 है, तो L1 cos L1 साइन अल्फ़ा ये हो गया, तो L1 हो जाएगा h बाई साइन अल्फ़ा, और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा h बाई साइन बीटा। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा h बाई साइन अल्फ़ा प्लस h बाई साइन बीटा, ये हो गया लेंथ। थोड़ा सा और इधर लिखेंगे, नहीं तो उधर दिखेगा नहीं, यहाँ लिखते हैं x1 प्लस एक्स ए रो जी साइन बीटा इज इक्वल टू इस पूरे का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो h बाई साइन अल्फ़ा प्लस h बाई साइन बीटा, ये लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी रो है, मास हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। डायरेक्शन तो अपोजिट है, डिस्प्लेस आप इधर किए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसको रिस्टोर करने के लिए फोर्स इधर की तरफ है। अब इसको आप डायरेक्शन अपोजिट आप ले चुके हैं। अच्छा, इस x1 को x के टर्म में आप चेंज कर दीजिए, x1 को यहाँ से x के टर्म में चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा x साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा, और यहाँ से x बाहर ले लिए, x ए रो जी साइन बीटा इज इक्वल टू h बाहर हो गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ऊपर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ए रो इंटू स्मॉल ए। तो इसको कट कर देते हैं, ए और रो को, ए और रो से। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बाकी को इधर ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा, अच्छा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ठीक है एक बार और लिख देते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बाई साइन बीटा इंटू साइन बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बाई साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू एक h यहाँ पर है और एक a है। तो ये वाला भाई साहब तो इससे उड़ गए, ये इससे उड़ गए, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाई h इंटू एक्स। सब काम ख़त्म। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाई h का अंडर रूट, टाइम पीरियड 2 पाई h बाई, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखो, g छूट गया था, ये वाला जो g है ये यहाँ छूट गया था, तो यहाँ पर x के साथ g भी होगा, तो भाई यहाँ g भी लिख दो, यहाँ भी g हो जाएगा,
यहाँ भी जी हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये जो आपका YouTube है इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा एक YouTube है जिसका ये वाला साइड वर्टिकल है और ये वाला साइड हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल बना रहा है, तो इसको आप इसी तरह से उसी फार्मूला से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो कहोगे कि क्या सर उस फार्मूला को याद रखें? तो बोले याद रख लो तो बढ़िया है, नहीं याद रखोगे तो फिर कैलकुलेट करो, इसको x डिस्प्लेस करके इसको निकालो, फिर वैसे ही निकलेगा। याद रख लो तो बढ़िया है। h बाई जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा अंडर रूट, अल्फ़ा और बीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है दोनों का, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट h बाई जी साइन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बीटा किसी को भी मान सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन अल्फ़ा का मतलब साइन 45 और साइन बीटा का मतलब 90, एक एंगल 90 है एक एंगल 45 है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया इतना। अब इसको √2 कर दो ऊपर। अगर YouTube ऐसा रहे, इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए, बताओ आंसर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई h बाई जी अंडर रूट, क्योंकि अल्फ़ा बीटा दोनों 90 हो गया। इस वाले केस में सर कितना होगा? ये एक शेप है, कैसा शेप है पता नहीं है, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें, टेंजेंट, ये एंगल सपोज दिया हुआ है अल्फ़ा, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एंगल दिया हुआ है बीटा, ये दोनों दिया रहेगा, तब इसका टाइम पीरियड आप बता सकते हैं। ये होगा 2 पाई h बाई अल्फ़ा और बीटा, यही दोनों एंगल है जो कि इस पॉइंट पर, भाई इस पॉइंट पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी टेंजेंट ही तो है। यहाँ हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा अंडर रूट, तो इसका भी आंसर वही होगा जो इसका आंसर है। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ SHM पढ़ेंगे अगले क्लास में। एडिशन, 2 SHM या 3 SHM एक ही डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको कैसे ऐड करते हैं, और वो SHM के थ्योरी का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम लोग इस पर और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए देंगे और फिर हम लोग SHM ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।